जी दोस्तों, मैं हूँ इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक पेपर है जिसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पेपर एडीपी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और इस पे आज हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और आपको बताते चलें कि ये 20 एमसीक्यूज़ हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं सारे के सारे जो ऑप्शन होंगे कोशिश करूँगा कि एक एक लाइन में आपको उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपके पेपर में अगर इन ऑप्शन में से भी कोई एमसीक्यूज़ बनता है तो आप इजीली उसको जो है वो सही कर सकें। जो सही ऑप्शन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर एमसीक्यूज़ है, स्टडी कार्ड्स हेल्प यू टू रिवाइव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वर्ड्स। ठीक है ना। तो वर्ड्स को आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, आप रिवाइव कर सकते हैं। जो स्टडी कार्ड होते हैं ये छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए खेल के तौर पर वर्ड्स ऊपर लिखे होते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि ये कौन सा वर्ड है। तो बच्चे उससे अपने वर्ड को रिमेंबर भी करते हैं और रिकग्नाइज भी करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें बी ऑप्शन फ्रेज़ है और सी ऑप्शन क्लॉज है। पहले मैं फ्रेज़ के बारे में बता देता हूँ। फ्रेज़ जो होता है वो जुमले का पार्ट तो होता है, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई वर्ब या एक्शन नहीं होता और ये मुकम्मल सेंस नहीं देता। क्लॉज जो होता है इसमें वर्ब भी हो सकती है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए जो है ये मुकम्मल सेंस फिर भी नहीं देता, लेकिन फिर भी ये इसे हम एज अ सेंटेंस के तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है माय फ्रेंड ऑलवेज डैश रिलैक्स्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सीम्स। बाकी दूसरों को इतना कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीम्स जो यहाँ पर ए ऑप्शन है ये हमारा ठीक है। तो तीसरा जो एमसीक्यूज है वो है द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स कैन बी गेस्ड फ्रॉम। तो इंटरनेट, डिक्शनरी, बुक, कॉन्टेक्स्ट, तो सारे ही ऑप्शन तकरीबन लगभग सेम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा डिक्शनरी है, यानी बी ऑप्शन। तो चौथा जो एमसीक्यूज है हमारा, उसमें पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा गया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें किसी का अपना सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट यानी वर्ब भी नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस में जनाब सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। क्लॉज जो होता है इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फ्रेज जो होता है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ये जुमले को तो मुकम्मल करता है लेकिन अपना सेंस मुकम्मल नहीं देता। और जेरेंड जो होता है ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर जुमले का पहला और आखिरी वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करके पूछा गया हो तो ये तकरीबन जेरेंड ही होता है। पहला तो 100% जेरेंड होता है और दूसरा जो लास्ट में अगर पूछा गया तो आपने देख लेना है कि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगी हुई। अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो ये फिर वर्ब होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई प्रीपोजिशन वगैरह लगा हुआ तो फिर वो जेरेंड होगा। ठीक है ना। तो अगला हमारे पास एमसीक्यूज यहाँ पर है, वो है द क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स यस और नो फॉर एन आंसर इज। अगर कोई ऐसा आंसर जिससे आपसे ये डिमांड किया जा रहा है कि आप यस और नो में आंसर दे दें, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पोलर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है वर्ड्स लाइक और, बट, फॉर, सो, नॉर आर नाउन एज। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो आपको बताते चलें कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन को इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, और वो वर्ड आपने एक याद रखना है, वो है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ में एक एक वर्ड से जो है वो एक एक पूरा कोऑर्डिनेट कंजक्शन निकलते हैं, जैसे कि एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, एस से सो, और बी से बट, ओ से और वाई से येट। तो ये आपने याद रखना है, और एस से सो भी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। अगला एमसीक्यूज है वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट आर नाउन एज। तो इनको हम वर्ब कहते हैं, लोन वर्ड्स कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, या मेन वर्ब कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा मॉडल्स वर्ब है,
ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह, ये सारे के सारे मॉडल्स वर्ब होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्ब होता है इसको आप कह सकते हैं ये सोल या हार्ट ऑफ सेंटेंस भी कहलाती है, ठीक है ना, जो हमारा एक्शन वर्ब होती है। तो इसमें हमारे पास सही जो ऑप्शन था वो है सी, मॉडल्स वर्ब कहते हैं। तो अगला जो है वो 8वां एमसीक्यूज है, जिसमें पूछा गया है विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो आपको पता है थर्ड फॉर्म जो होती है वो यूज़ की जाती है पैसिव वॉइस को। यहाँ पर पहली फॉर्म जो होती है उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को भी हम बेस फॉर्म ही बोलते हैं, और जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म को ओनली हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो अगला हमारा जो एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है ऑब्जेक्ट्स कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन। तो कौन सा ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप सभी जानते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाता है। और अगला जो हमारा 10वां एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट फ्लैशेस आउट अ सिंगल आइडिया इज कॉल्ड। तो इसको हम जनाब पैराग्राफ बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि पैराग्राफ जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सॉरी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, जिससे आप जो है वो सिंगल आइडिया गेट आउट करते हैं, तो इसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पर, पैराग्राफ। अगला एमसीक्यूज है द सेंटेंस विच हैव डैश वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फिनाइट वर्ब होती हैं, नॉन फिनाइट वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती है या इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। दोस्तों, जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में शर्त होती है कि आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तभी हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है 12वें नंबर पर, इसमें पूछा गया है एन इफेक्टिव पैराग्राफ बिगिंस विद। तो इफेक्टिव पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा टॉपिक सेंटेंस से ही शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा बी है, टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद जो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, इसमें पूछा गया है द फॉर्मेट ऑफ एन ऐसे कॉन्सिस्ट ऑफ डैश स्टेप्स। तो जो एक ऐसे का जो स्टेप्स होते हैं वो आप लोगों को पता है, पैराग्राफ के और ऐसे लिखने के सेम ही 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन कहलाता है, दरमियान वाला जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है इसको कंक्लूजन बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ठीक है, 3 पार्ट्स ही होते हैं। तो अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है 14वां, when the reader tries to understand the text by drawing the personal meaning is called। जहाँ पर एक रीडर पढ़ते हुए अपना पर्सनल मीनिंग निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैनिंग कहते हैं, स्किपिंग कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं, या इन्फ्रेंस कहते हैं। तो जहाँ पर रीडर जो होता है वो कोई पैराग्राफ पढ़ रहा हो और अपना पर्सनल मीनिंग अपने लॉजिक के ज़रिए निकाल रहा हो तो उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। स्कीमिंग के बारे में आप जानते हैं कि आप स्कीमिंग को एज आ किसी भी टेक्स्ट को समरी के तौर पर मोटी मोटी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, पैराग्राफ को छोड़ भी रहे होते हैं। स्किपिंग भी स्कीमिंग जैसी ही टेक्निक है, लेकिन स्कीमिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे इसके ऊपर 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्कैनिंग जो होता है इसमें हम पर्टिकुलर चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं जो कि हमारे माइंड में ऑलरेडी क्वेश्चंस की शक्ल में होती हैं, और हम सिर्फ उनके जो आंसर जो होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं। जो 15वां जो एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है इन स्कीमिंग द रीडर लुक्स फॉर। तो स्कीमिंग में जो रीडर होता है वो क्या कर रहा होता है, किस चीज़ को फाइंड आउट कर रहा होता है टेक्स्ट में? ईच एंड एवरी डिटेल? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और समरी को पढ़ रहा होता है? जी बिल्कुल, समरी को ही पढ़ रहा होता है, मोटी मोटी चीज़ों को वो पढ़ रहा होता है जो भी हमारा रीडर होता है, अगर वो स्कीमिंग का यूज़ कर रहा है। कीवर्ड्स जो होते हैं ये आपको पता है ये स्कैनिंग में होता है। कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, आप सिर्फ उन्हीं को लेकर किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ उन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे होते हैं। तो ऐसी टेक्निक को हम, जहाँ पर कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया जा रहा होता है वो स्कैनिंग होता है, और जहाँ पर आप समरी पढ़ रहे होते हैं तो इस टेक्निक को आप जो है वो स्कीमिंग बोलते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास 16वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है
द रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिंग्विस्टिक एटम बाय एन अदर इज कॉल्ड एनाफोरा होता है, या इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस वगैरह होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है वो है सब्स्टिट्यूशन। जब भी हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ किसी नाउन को किसी प्रोनाउन के साथ या किसी वर्ब को किसी दूसरी वर्ब के साथ हम रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो इस तरह के काम को रिप्लेसमेंट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन ही कहलाता है। एलिप्सिस क्या होता है, हम 3 डॉट के ज़रिए बात को अधूरा छोड़ देते हैं ताकि रीडर जो है वो हमारी बात को खुद ही समझ जाए। ठीक है, इस टेक्निक को एलिप्सिस बोला जाता है। और एनाफोरा जो होता है ये एक रेफरेंटल डिवाइस है जिसमें हम जो होते हैं वो पीछे किसी बात की तरफ रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है ना, पीछे। और कैटाफोरिक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो हम फॉरवर्ड आगे की तरफ किसी रेफरेंस को दे रहे होते हैं, ठीक है ना। कंपैरेटिव रेफरेंसेस आर डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। तो 4 जो होती है वो कैटेगराइज में इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास 18वां एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कैन आल्सो बी गेस्ड बाय। जो मीनिंग होता है ना किसी वर्ड का वो डिक्शनरी से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिक्शनरीज के अलावा भी हम कहीं और किसी जगह से जो है वो मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिमिलरिटी या कंट्रास्ट जब देखते हैं तो तब वहाँ पर आप मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट है ओपिनियंस आर। ओपिनियंस क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, डिबेटेबल होते हैं, फॉल्स होते हैं या फिम होते हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डिबेटेबल। ओपिनियन हमेशा डिबेटेबल ही होते हैं। जो ट्रू और फिम चीज़ें होती हैं ना वो आती हैं हमारे उस कैटेगरी में जहाँ पर फैक्ट की बात की जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द वर्ड्स ग्रेट, रिमार्केबल, ब्रस्ट एंड इंटरेस्टिंग आर, ये कौन से अल्फाज हैं। तो ये ओपिनियन है, फैक्ट है, ट्रुथ है, एम्बिग्यूटी है। तो इसमें भी हमारा सही ऑप्शन जो है वो हमारा ओपिनियन है, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा।